गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी न्यूमेरिकल इन अप्लाइड केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है न्यूमेरिकल बनाने का, उसका मैं चौथा पार्ट बना रहा हूँ, चौथा लेक्चर है ये। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक्स है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट। आपके पास ढेर सारे शब्द हैं, ठीक है, इन वर्ड्स हैं, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं और आपके लेक्चर में इन सब शब्दों को अच्छे से समझाया गया है। इन सब के फार्मूलाज आपको लेक्चर्स में मिले हैं। हम फिर से एक बार इस फार्मूले को यहाँ लिखेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आप नहीं बना पाते हैं या इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उस सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग 1, 2, 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर भी न्यूमेरिकल बच जाएगा तो फिर हमसे आप लोग डिस्कशन कीजिएगा तो उसमें बता देंगे। तो चलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस कहाँ से आएगा? रेसिस्टेंस विरोध करना, ये वही रेसिस्टेंस है जो हम लोग इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के रूप में पढ़ते हैं, बट हम लोग का तो ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रेसिस्टेंस है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक रेसिस्टेंस दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैं लेक्चर में भी समझाया हूँ। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में पढ़ रहे हैं और जो हमारे घरों में तार होता है ये कंडक्टर से होता है, इन्हीं की इसे कहते हैं मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, तो मैं फर्स्ट लेक्चर यानी कि जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँगा तो मैंने कंडक्टर को 2 पार्ट में बांटा होगा। उसमें मैंने बोला होगा कि एक कंडक्टर का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और एक कंडक्टर का नाम है मेटालिक कंडक्टर। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम लोग को यहाँ स्टडी करना है अभी, जिसमें कि विलयन बना होता है। लिक्विड में जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो आयन में टूट जाता है, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। यानी इसमें कहीं धातु की बात नहीं आती है। ठीक है, इसमें आयंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आयंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन होता है और उसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का लेन देन पूरे सर्किट में होता है और धारा प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब इसमें भी प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध तो एक जनरल शब्द है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। इसका मतलब प्रतिरोध हर जगह आएगा। सही बात है, प्रतिरोध हर जगह आएगा, प्रतिरोध इसमें भी आता है। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध का क्या डेफिनेशन होगा? सेम डेफिनेशन होगा जो इलेक्ट्रिकल का है। तो क्या, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल में जो मेटालिक कंडक्टर पढ़ते थे उसमें ओम्स लॉ आता था, तो क्या इसमें भी ओम्स लॉ आएगा? तो यस, इसमें भी ओम्स लॉ आएगा। तो लेक्चर में आपको ये सब सारी बातें बताई गई है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओम्स लॉ से ही स्टार्ट करेंगे। यानी हम लोग सबसे पहले आज आपको हम पढ़ाएंगे, उसका नाम है ओम्स लॉ। ठीक, डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज जो है अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, उसमें फ्लो हो रहे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सबसे पहले आपको बताया गया था। ठीक, जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, जब उसमें आप वायर्स जोड़ते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा तो उसमें जो पोटेंशियल देंगे आप उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल आप देंगे उतना ज़्यादा उसमें धारा प्रवाहित होगा, नहीं उसमें से आयंस ज़्यादा जल्दी बनेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भी फास्ट होगा। यानी यहाँ से एक रिलेशन बनता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, यदि मैं वोल्टेज और प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो यहीं पर एक कांस्टेंट आता है R, और इसी R कांस्टेंट को नाम दे दिया जाता है रेसिस्टेंस। ठीक, रेसिस्टेंस यानी कि एक कांस्टेंट जो वोल्टेज और करंट के बीच में विरोध उत्पन्न करता है, हम लोग उसको नाम दे देते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यह रेसिस्टेंस उस मटेरियल के अंदर के प्रॉपर्टी के अनुसार बदल सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक बार के लिए रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके पास दिखाया। तो V बराबर IR एक फार्मूला आपके पास बन गया, जो कि मैं न्यूमेरिकल बनाते समय इस फार्मूला का प्रयोग करूँगा। ठीक, अब आइए, इस रेसिस्टेंस का यूनिट कोई पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ओम। ठीक, ओम ऐसा डिनोट करते हैं ना। ठीक है, ओके, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ओम। ठीक है, ओके, साइमन भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी लिखे, या वोल्ट पर एम्पियर। देखो यहाँ R इक्वल टू V/I भी लिखेंगे तो वोल्ट पर एम्पियर भी इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो बहुत सारा यूनिट अपने अनुसार से आप बना सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों पर इतना बार आप फोकस कर चुके हैं कि मैं यूनिट ही बार बार क्यों बोलूँगा, और आप समझदार हो चुके हैं क्योंकि ये एक बार नहीं आया होगा, 10th क्लास से आते आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ खाली अंतर इतना ही है कि मैं जहाँ पर रेसिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए है, लेकिन यूनिट्स वगैरह में चेंजिंग बहुत कम आता है, नहीं के बराबर होता है। तो चलिए, तो यहाँ रेसिस्टेंस आपने देखा ये इस तरह का है।
दूसरा है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किसे कहते हैं, यहाँ से आता है दूसरा टर्म, यहाँ से रेसिस्टेंस निकल गया, दूसरा टर्म यहाँ पर मिलेगा, ये तो हो गया ओम्स लॉ में, दूसरा टर्म आएगा रेसिस्टिविटी, जिसे दूसरी भाषा में हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है रो से। ठीक, वही वाला रो जो हम लोग मेटालिक कंडक्टर में पढ़ा करते थे। तो इसमें एक फॉर्मूला बताया जाता होगा, ठीक है, R = रो L बाई ए। जब आप रेसिस्टेंस पढ़ रहे होंगे, किन किन फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थोड़ा सा यहाँ इसको एलोबरेट कर देते हैं, यहाँ जगह है, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिपेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आपको बताया गया था जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कैसे बनाते हैं, तो एक छोटा सा डब्बा लिए हैं, उसमें उसकी जो चौड़ाई लेते हैं, जिससे एक फेज से दूसरे फेज तक हम लोग करंट भेजते हैं, उसमें जो चौड़ाई होता है उसको हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, यानी वो लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ए बनाए थे, इसको फिर लिखे थे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जितना बड़ा फेस में हम करंट देते हैं, यानी करंट फ्लो कराते हैं, लिक्विड यानी इलेक्ट्रोलाइट को फ्लो कराते हैं, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा फेस होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और इन्हीं दोनों को मिलाइएगा तो मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L/A, और यहीं से R = रो L/A आपके पास एक फार्मूला आता है, और इसी फार्मूला का यूज़ हम लोग यहाँ करते हैं। यहीं पर रो जो है एक नया टर्म इंडिकेट करता है, इसका नाम है रेसिस्टिविटी। ध्यान देंगे, रो को रेसिस्टिविटी कहते हैं, और वही रेसिस्टिविटी यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो, R = रो L/A। यहीं से आप रो बराबर निकालेंगे तो R × A/L आएगा। ठीक, तो आप कोई पूछेगा रेसिस्टिविटी है क्या, तो आप साफ साफ बोलिएगा रेसिस्टिविटी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है। ठीक, क्या मैंने बोला, रेसिस्टिविटी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है। जैसे ही ऐसा शब्द बोलता हूं तो इतना ही छोड़ दीजिएगा तो सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। रेसिस्टिविटी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, तो सर रेसिस्टिविटी जब रेसिस्टेंस है तो हम रेसिस्टिविटी अलग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, तो भाई रेसिस्टिविटी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, बट लगाना जरूरी है। जब लेंथ जो है एक सेंटीमीटर, मीटर नहीं, फिर आप सोच रहे होंगे मीटर, मैं बोल रहा हूं लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है, मस्ट है। लेंथ 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर हम लोग वी टेक हम लोग लेते हैं, वी टेक क्या लेते हैं बाबू, L बराबर 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, तो 1 कट जाएगा, तो रो रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप जनरली जो पढ़े हैं वो मीटर में पढ़े हैं, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर सेंटीमीटर में 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आप सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके चलेंगे, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। तो अब इसका यूनिट भी आप बना सकते हैं, रेसिस्टिविटी पता चल गया, यानी रेसिस्टिविटी देख लीजिए, रेसिस्टिविटी अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो R का मान R रहने देते हैं, A का मान 1 सेंटीमीटर कर देते हैं और इसका मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं, तो रो = R हो जाएगा ना। यानी रेसिस्टिविटी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, एकदम सही बोले, बट उसमें ये कंडीशंस नहीं लगाइएगा तो रेसिस्टिविटी नहीं निकलेगा। रेसिस्टिविटी निकालने के लिए कसम खा लीजिए आज के बाद कि हम लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लेंगे। अगर इसके अलावे थोड़ा भी चेंज करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, नहीं मानेंगे उसको हम रेसिस्टिविटी, वो रेसिस्टिविटी नहीं होगा। रेसिस्टिविटी के लिए फिक्स कंडीशन हो गया, लेंथ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब आइए इसका यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी अगर हम निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जैसे हम यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी की तरफ चलते हैं तो देख लीजिए, सेंटीमीटर से रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट होता है ओम, सेंटीमीटर है यहाँ पर और नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये सेंटीमीटर खत्म हो गया, यानी ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर होगा।
ओम सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। बट हम लोग एसआई की दुनिया में है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिट की दुनिया में है। अगर एग्जाम में पूछ दे एसआई यूनिट ऑफ, एसआई नोट करके लिख लीजिएगा इसको, एक बच्चे ने पूछा था ये हमसे क्लास में, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जिसे आप रो बोल रहे हैं, हम लोग ओम मीटर ही लगाएंगे, ठीक है, ओम मीटर ही लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, ओम मीटर, ये नहीं कि ओम सेंटीमीटर लगा दीजिए। ओम सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में पढ़ते हैं उसमें ओम सेंटीमीटर कंसीडर किया जाता है। बट अगर एसआई यूनिट क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है तो आप ओम मीटर ही देंगे, मीटर ही मेरा एसआई यूनिट है, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में चला जाता है, इसलिए ओम मीटर ही यहाँ तक देंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कंडक्टेंस की तरफ। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये फिर दो शब्द इसी का उल्टा मिलता है। तो देखिए, रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाता है कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी का उल्टा हो जाता है कंडक्टिविटी। ये दो शब्द आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है। जब आप रेसिस्टेंस समझ रहे हैं तो कंडक्टेंस भी समझा सकिएगा या कंडक्टेंस भी समझ में आएगा। सर रेसिस्टेंस क्या था, पहले फिर से एक बार डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में ठीक है आयंस के द्वारा लिबरेट किए गए इलेक्ट्रॉन को रोका जाता है, ठीक है। उस लिक्विड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो बाधा बनता है उसे हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यह एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोका जाता है। क्या बोला मैंने, रेसिस्टेंस एक प्रकार की प्रॉपर्टी है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोका जाता है, ठीक। तो इन्हीं एक प्रकार का गुण हुआ, यानी हर एक अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट जो डालेंगे उसमें अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन को रोका जाएगा, किसी में ज़्यादा रोका जाएगा, किसी में कम रोका जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के रोकने को, यानी इलेक्ट्रॉन के विरोध करने को हम लोग यहाँ रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होगा, इसका उल्टा, ठीक। जैसे आपको अगर एग्जाम में एक बार आया था तो बच्चे को लिखने आया था कंडक्टेंस लिख दिया, तो उसने एक सिंपल सा डेफिनेशन टीचर लिखाया था उसको लिख दिया, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। भाई मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज कंडक्टेंस, तो बोलता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। वो बोला हम लोग को तो सर यही लिखाया था कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, सही है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, बट रेसिस्टेंस क्या है वो डिफाइन किए कहाँ आप तो सीधे लिख दिए कि उसका उल्टा होता है, डेफिनेशन कहाँ दिए। इसका मतलब है, ठीक है, यह भी एक प्रकार के मटेरियल का उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाता है। इट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, ठीक, कंडक्टेंस। इसको हम लोग कैपिटल जी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल जी, कंडक्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, लिख देते फिर भी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल whose it is a property of material which allow the flow of electron, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जी, कंडक्टेंस कहा जाता है। अब आता है कंडक्टेंस, जब हम लोग कर लिए, ठीक है, कंडक्टेंस को जी से सूचित करेंगे। इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट इसमें एक और मेंशन कर लीजिएगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, सही बात है, इट इज, अब लिखिएगा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब रेसिस्टेंस को R से सूचित करते हैं, यानी G बराबर होगा 1/R। बहुत इंपॉर्टेंट है, G बराबर होगा 1/R। G बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/R, यानी कंडक्टेंस जो है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ तक क्लियर है, कंडक्टेंस, ठीक, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अब आते हैं, अगर सोचिए रेसिस्टेंस का मान अगर हमें पता हो तो अब बताइए रेसिस्टेंस का क्या मान पता था हमें। रेसिस्टेंस बराबर ρL/A होता है, यहाँ होता है ना, ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पर रेसिस्टेंस का मान रख लेते हैं 1 बटा में
रो एल बाई ए। अब इसको ऊपर भेजिए तो क्या होगा, ए बटा में रो इंटू एल, यानी जी कंडक्टेंस बराबर फॉर्मूला हो गया एरिया इंटू रो इंटू एल। ठीक, अब देखिए यहां पर एक नया टर्म फिर आने लगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग फिर से लिख रहे हैं। ये हो गया इसमें कंडक्टेंस का फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू 1/रो लिख सकते हैं ना, इंटू ए बटा में एल लिख सकते हैं, ये भी सही है। इस 1/रो को कुछ नया टर्म देते हैं, यहीं पर 1/रो को हम लोग कुछ खास बात से डिनोट करते हैं, और यहाँ से 1/रो इसको गोल घेरा कर रहे हैं हम, और इसका नाम दे रहे हैं यहाँ से, ये जो 1/, रेसिस्टिविटी है, इसको नया नाम दे देंगे, इसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, यही है कंडक्टिविटी। ठीक, कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी यानी 1/रो को कंडक्टिविटी बोलते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है लेमडा। लेमडा से कैपिटल, लेमडा दो तरह से डिनोट किया जाता है, एक छोटा वाला, एक लेमडा ऐसा होता है जी, ठीक है, वेवलेंथ वाला, और एक कैपिटल लेमडा होता है ऐसा, दोनों लेमडा यूज कर सकते हैं आप। तो कोई लेमडा यूज कर लीजिए, एक लेमडा कैपिटल से ले लीजिए और एक लेमडा स्मॉल से ले लीजिए, या कापा से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी नहीं, इसका जो है, इसका जो नोटेशन होता है लेमडा से नहीं होता है, लेमडा इसके बाद होगा हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको कापा से डिनोट करते हैं, कापा के। ठीक है, याद रखिएगा कापा। ठीक, यानी इसको कैसे बोलते हैं, कापा बोला मैंने, देखिएगा एक स्मॉल के लिखते हैं और ए क्या लिखते हैं, एल बाई ए। ठीक, इसका मतलब कंडक्टिविटी का मान हो गया, कंडक्टेंस का मान हो गया कापा इंटू एल बाई ए, एक फॉर्मूला बन गया बाबू। ठीक, कापा एक प्रकार का फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया बाबू, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहां से G बराबर K इंटू एल बाई ए आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला बना। अगर इसका हम लोग यूनिट निकालना चाहें तो ठीक, तो भाई आराम से निकल जाएगा। ठीक, सोचिए ना, इसका यूनिट, इसका यूनिट, सबका यूनिट है ना, कंडक्टेंस का यूनिट हुआ, कंडक्टेंस का यूनिट हुआ ना। ठीक है, तो कंडक्टेंस का यूनिट हुआ, तो अब बताइए हम लोग को रेसिस्टेंस का यूनिट इधर निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे, रेसिस्टेंस का यूनिट तो ओम निकाले थे। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, और यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी का भी यूनिट आपको निकालना है, तो सबका उल्टा यूनिट कर दीजिए। ठीक, चलिए मैं बता देता हूँ। तो बताइए, रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम सेंटीमीटर है, तो पर ओम पर सेंटीमीटर हो जाएगा, चेक खुद से भी निकाल सकते हैं। ये मेरा कंडक्टिविटी हुआ ना, कंडक्टेंस का यूनिट निकालेंगे तो पर ओम हो जाएगा। कंडक्टिविटी का यूनिट कितना हो जाएगा हमारे पास, कंडक्टेंस का यूनिट। चलिए, पीछे फ़ोन आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कॉल मैंने हटाना छोड़ दिया, भूल गया। ठीक, तो हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कंडक्टेंस का यूनिट निकालते हैं। ठीक, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बनाते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, तो इसका लिखेंगे पर ओम, ओम -1। ठीक, उल्टा है ना जी, तो एक ही बार में कर देंगे। और रेसिस्टिविटी का यूनिट कर दो, यानी हम लोग को ये रेसिस्टिविटी का यूनिट, तो कंडक्टिविटी का यूनिट, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी अगर हम निकाल ले जाएंगे, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओम इंटू सेंटीमीटर, तो 1/ओम इंटू सेंटीमीटर, तो हो जाएगा ओम माइनस सेंटीमीटर -1, ओम -1 सेंटीमीटर -1, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी निकल गया। तो इस तरीके से आपके पास, ठीक है, मैंने आज 4 टर्म को डिफाइन किया, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ठीक, अब ये तो पहले बोर्ड पे इतना नोट कर लीजिए, फार्मूलाज को अच्छे से रखिए, क्योंकि मैं जब न्यूमेरिकल बनाने लगूंगा तो फार्मूलाज आपके सामने होने चाहिए। एक जगह फार्मूला आ रहा है, अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको एक एक करके इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ फार्मूला का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि एक सीरीज ऑफ वीडियोस है। अगर आप न्यूमेरिकल पहले देखते हैं और फार्मूला पहले देखते हैं फिर न्यूमेरिकल बनाते हैं तो बहुत कुछ याद हो जाएगा, इसलिए मेरा थोड़ा सा आइडिया अलग तरीके से था, नहीं तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही बनाना शुरू कर देता। चलिए, अब आते हैं अगला जो टर्म अगले जो वीडियोज़ में आएंगे, उसमें कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो हो गया, इसी से मैं इसको रिलेट करूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट पे बात करेंगे। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, और इसके साथ साथ हम लोग इसी में न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।